ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मैनेज किया जाए जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। उसके लिए डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट थ्योरिस्ट ने, डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिफरेंट थ्योरीज और डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए। उन्हीं में से एक प्रिंसिपल है फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स बताए जो कि मैनेजर्स को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते वक्त। अगर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज को इन 14 प्रिंसिपल के तहत अगर मैनेज किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो अचीव कर सकता है। तो हेनरी फ्योल जो कि 1841 से 1925 तक वो रहे, वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। वो जो है माइनिंग एकेडमी है सेंट एटियन, वहां से उन्होंने 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग की उन्होंने। फिर 19 ईयर की एज में वो जो है उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की, कैंपेन दी कमेंट्री फोचमीन डिकेजविले, इस नाम की जो है उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की और उस कंपनी में वो जो है उन्होंने एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर 1888 से 1918 तक वर्क किया। क्लियर? तो हेनरी फ्योल क्या है? एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट है। तो उन्होंने जो है माइनिंग इंजीनियरिंग में उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की, उसके बाद एक कंपनी स्टार्ट किया और उस कंपनी में उन्होंने एज अ एमडी 1888 से 1918 तक वर्क किया। तो उन्होंने जो है डिफरेंट बुक्स जो है वहां पर लिखे। तो उन्होंने जो कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं, जो फंक्शंस है मैनेजमेंट की, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहले फ्योल वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी थी वो ये टर्मिनोलॉजी नहीं थी। उनका जो टर्म था वो क्या था? प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। क्या था? प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो उन्होंने जो है प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, इस तरीके से जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को क्लासिफाई किया था। हालांकि पीटर एफ ड्रकर को जो है 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? तो पीटर एफ ड्रकर का नाम वहां पर आता है, लेकिन फ्योल पहले थे जिन्होंने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया था। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती हैं उनमें जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उसको 6 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया जा सकता है। तो फ्योल ने जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थी उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सी? टेक्निकल, जैसे कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये टेक्निकल एक्टिविटी हो गई। उसी तरीके से बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंज होता है तो वो कॉमर्शियल एक्टिविटी में उसको कैटेगराइज कर दिया गया। इसी तरीके से कैपिटल रिसोर्सेज को किस तरीके से सर्च करना है, कैसे उसका ऑप्टिमम यूज करना है, कहां से फाइनेंस लेना है, कहां पे फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गई। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पर्सन है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर तो वो सिक्योरिटी एक्टिविटीज के अंदर रख दी गई। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट शीट, ये सब प्रिपेयर करना उसको अकाउंटिंग एक्टिविटी में जो है कैटेगराइज कर दिया गया। और वहीं पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये जो है मैनेजरियल एक्टिविटी है और इसको जो है मैनेजरियल एक्टिविटी के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया था। यानी कि फ्यूल के अकॉर्डिंग किसी भी इंडस्ट्री में ये जो 6 कैटेगरी की एक्टिविटीज हैं ये परफॉर्म की जाती हैं: टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल। तो कहीं भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ये फंक्शन परफॉर्म किए ही जाएंगे। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पर कन्वर्जन हो रहा है, रॉ मटेरियल का यूज करके जो है फिनिश गुड्स बनाया जा रहा है, वहां पर जो गुड्स बनाया गया उसकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है और जो फिनिश गुड्स उसको सेल किया जाता है, कस्टमर के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। वहां पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, कहीं से लोन लिया जा रहा है, कहीं से पैसा उठाया जा रहा है, कहीं पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, मशीनरी परचेज की जा रही है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी के ऊपर जो है वहां पर पैसा खर्च किया जाता है। अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज की जो है वहां पर लेजर बन रहा है, बैलेंस शीट बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, कॉस्ट शीट तैयार की जाए, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज वहां पर परफॉर्म की जा रही हैं। और इसी तरीके से जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो रिसोर्सेज है, उनको मैनेज किया जा रहा है सही तरीके से। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वो ये 6 कैटेगरीज हैं, 6 एक्टिविटीज हैं। क्लियर? ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट क्वालिटीज अ मैनेजर मस्ट possess शुड बी फिजिकल, मोरल, एजुकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये जो है 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होनी चाहिए मैनेजर के अंदर। क्लियर? कौन कौन सी? फिजिकल क्वालिटी, मोरल क्वालिटी, एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, यानी कि उसके पास अपने पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मोरल जो है बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए और फिजिकल कैपेबिलिटी भी उसके पास होनी चाहिए जिससे कि वो सही तरीके से चीज़ों को, रिसोर्सेज को, एम्प्लॉय को मैनेज कर सके। क्लियर? तो 1917 में फ्योल ने एक बुक पब्लिश की, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। तो ये जो है फ्रेंच में बुक थी, इसको बाद में इंग्लिश में पब्लिश किया गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से 1949
में। क्लियर, 1949 में जो है फ्यूल की जो बुक थी जो कि 1917 में फ्रेंच में पब्लिश हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, उसको जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से पब्लिश किया गया। उसी बुक में जो है फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया विच आइडेंटिफाइड द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि अगर सही तरीके से मैनेज करना है ऑर्गेनाइजेशन को तो उसके लिए 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना जरूरी है। और इसको किस बुक में उन्होंने मेंशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, यानी कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि इंग्लिश में 1949 में पब्लिश हुई और 1917 में ये फ्रेंच में पब्लिश हो गए थे। तो फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो हम हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर, तो ये जो इनकी जो कंपनी थी, क्लियर, वो कंपनी दी कमेंट्री फॉर्चमीन डिकैजविले, वो जो कंपनी थी वो क्या करती थी, वो कोल, आयरन, स्टील, ये सारी चीजें जो है वहां पर उसका प्रोडक्शन वहां पर होता था। क्लियर, तो हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग जो 14 प्रिंसिपल थे, इट एक्सप्लेन व्हाट अमाउंट टू मैनेजर्स वर्क एंड व्हाट प्रिंसिपल शुड फॉलो इन डूइंग दिस वर्क, यानी कि मैनेजर को मैनेज करते वक्त क्या चीजें करनी चाहिए, कौन से प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करना चाहिए, वो ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं। तो द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, वो कौन कौन से हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज पर्सनल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन यानी हायरार्की, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट द कॉर्प्स, ये 14 प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। तो अब इनको हम जो है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क नाम से क्लियर है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री की जो भी एक्टिविटीज हैं, वर्क हैं, उसको स्मॉल टास्क, स्मॉल जॉब्स में डिवाइड कर दीजिए। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब्स। क्लियर, एंड हर स्मॉल टास्क और जॉब के लिए वहां पर ट्रेंड स्पेशलिस्ट को जो है वहां पर अपॉइंट किया जाना चाहिए। ए ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। तो हर जॉब के लिए वहां पर स्पेशलिस्ट वहां पर आपको अपॉइंट करना चाहिए, कंपनी को अपॉइंट करना चाहिए, मैनेजर को अपॉइंट करना चाहिए, जिससे कि उस टास्क को, उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। क्लियर, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। जब आप जिस फील्ड में जो है एक्सपर्ट है वही काम करेंगे तो आप उस फील्ड के स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। क्लियर, जैसा कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करके उसके एक्सपर्ट को जो है वहां पर जो है अपॉइंट किया जाता है, जिससे कि वो अपनी एक्टिविटी को सही से परफॉर्म कर सके। ऑल ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड पर्सन, कलेक्टिवली दे अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी। कैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, कहां से पैसा लेना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, उन सब चीजों को प्लान करता है। प्रोडक्शन वाला जो है वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स को जो है तैयार करना, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग करना, उन सब पे जो है फोकस करता है। एचआर जो मैनेजर होता है वो इस पे फोकस करता है कि किस तरीके से एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, कॉम्पिटेंट जो है पर्सन को हायर किया जाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। तो हर लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सबका मेन गोल क्या है, मेन एम क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि वर्क को डिवाइड करिए और हर वर्क के लिए, हर स्मॉल टास्क और जॉब के लिए वहां पर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को जो है वहां पर अपॉइंट करिए, और इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा और जो भी काम है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव होगा। क्लियर, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर, अब हर काम को, जो भी वहां पर टास्क दिया गया है किसी भी पर्सन को, उसको परफॉर्म करने के लिए उसके पास कुछ पावर होनी चाहिए और उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी बेकार है और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी बेकार है। ठीक है, तो यहां पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों कोरिलेट, दोनों एक साथ चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। कोरोलरी का मतलब होता है परिणाम। तो अथॉरिटी की वजह से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाता है, अथॉरिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर आती है। तो यहां पर दो टाइप की अथॉरिटी होती है, ऑफिशियल अथॉरिटी जो कि अथॉरिटी टू कमांड होती है, यानी कि उसके पास ऐसी पोजीशन होती है जिसकी वजह से उसके पास पावर होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड दे सके। और यहां पर है पर्सनल अथॉरिटी व्हिच इज द अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर। अपने अलग अलग मैनेजर की खुद की कुछ जो है वहां पर पावर होती है, तो उसको पर्सनल अथॉरिटी कहते हैं। तो ऑफिशियल अथॉरिटी जो कि उसको पोजीशन की वजह से मिली है, पर्सनल अथॉरिटी जो कि उसको खुद की वजह से मिली है। तो दो टाइप की अथॉरिटी वहां पर उसके पास होती है। तो अथॉरिटी करने का मतलब क्या हो गया, पावर। अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, अधिकार। तो अधिकार वहां पर होना चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो उसको दिया गया है, साथ ही साथ उसके पास जिम्मेदारी भी होनी चाहिए जिसके लिए उसको
उसको अथॉरिटी दी गई है। ये नहीं कि आपने उसको कोई भी काम नहीं दिया लेकिन पावर पूरा दे दिया है तो गलत है, लेकिन आपने किसी को पूरा काम दे दिया है लेकिन उसको पावर नहीं दिया है तो वो भी गलत है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस भी होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि अथॉरिटी ज्यादा दे दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ना दीजिए, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दीजिए और अथॉरिटी बिल्कुल मत दीजिए। तो ऐसे में वो काम हो ही नहीं पाएगा जो आपने उसको काम या फिर जो भी आपने जॉब या टास्क उसको पॉइंट असाइन किया है। जैसे कि ए सेल्स मैनेजर हैज टू नेगोशिएट अ डील विद अ बायर, ही और शी फाइंड्स दैट इफ ही सी कैन ऑफर क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 days, he she is likely to clinch the deal which is supposed to fetch the company net margin of say रुपीज 50 करोड़। यानी कि एक ऐसा जो है वहां पर डील आने वाला है जिसमें अगर कस्टमर को 60 डेज का जो है वहां पर क्रेडिट पीरियड दे दिया गया तो उससे कंपनी को 50 करोड़ का फायदा होगा। 50 करोड़ का फायदा होगा अगर 60 दिनों का क्रेडिट कस्टमर को दे दिया गया। अब वो जो सेल्स मैनेजर है उसके पास ये अथॉरिटी दी गई है कि वो सिर्फ 40 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सकता है, 40 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सकता है, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड नहीं दे सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो डील नहीं हो पाएगी। दिस शोज दैट देयर इज एन इम्बैलेंस इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दिस केस द मैनेजर शुड बी ग्रांटेड अथॉरिटी ऑफ ऑफरिंग क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 डेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ऐसे में जो सेल्स मैनेजर है उसको ये पावर देनी चाहिए कि वो जो है 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सके। अगर वो इसके पास पावर होती, यानी सेल्स मैनेजर के पास अगर ये पावर होती कि वो 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सके, तो ऐसे में वो डील जो है क्लोज हो जाती, डील जो है कंपनी को मिलती, 50 करोड़ का फायदा होता। लेकिन अथॉरिटी नहीं थी सेल्स मैनेजर के पास, इसलिए वो जो है वहां पर उस डील को क्लोज नहीं कर पाया, वो 60 डेज का क्रेडिट पीरियड नहीं दे पाया। तो ऐसे केस में वो डील जो है क्लोज नहीं हो पाएगी, वो डील कैंसिल हो जाएगी और 50 करोड़ का वहां पर नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही होनी चाहिए। सेल्स मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि तुम जो है सेल्स लेके आओ, लेकिन आपने उसको अथॉरिटी दी ही नहीं कि वो जो है 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सके, तो ऐसे केस में वो डील क्लोज होगा ही नहीं और कंपनी का नुकसान होगा। तो इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही बैलेंस रखना जरूरी है। वहीं पर तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। नाम से क्लियर है, अनुशासन, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के उसको फॉलो करना जरूरी है। जो भी सुपीरियर के ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। टाइम जो भी बताया गया है कि 9 से 4 ऑफिस आना है तो 9 बजे आना है, 4 बजे आप जा सकते हैं, तो ये डिसिप्लिन होना जरूरी है। यानी कि ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए जो भी रूल्स जो भी एग्रीमेंट किए गए हैं उसको फॉलो करना डिसिप्लिन कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। यानी कि डिसिप्लिन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो, सही तरीके से सब लोग अपना काम कर रहे हो, उसके लिए हर लेवल पे सुपीरियर, एक अच्छा सुपीरियर होना चाहिए जो कि इस चीज को मॉनिटर कर रहा हो कि हाँ सब लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, और जो भी एग्रीमेंट है वो क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जिससे सबको सबका रोल पता हो और अपने टास्क को वो परफॉर्म कर सके, सबको अपनी अथॉरिटी पता हो, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। और अगर कोई गलती करता है, इनडिसिप्लिन बिहेवियर शो करता है, तो इस केस में उसको पेनल्टी भी वहां पर दिया जाना चाहिए जिससे कि दोबारा से वो गलती उस ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। द वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट विदाउट एनी प्रिजुडाइज टुवर्ड्स वन अनदर। यानी कि जो भी वर्कर है, जो मैनेजमेंट है, वो अपने काम को सही तरीके से करें। मैनेजमेंट ने जो भी कहा है वर्कर से वो फुलफिल करें और वर्कर ने जो मैनेजमेंट को कमिटमेंट किया है वो भी फुलफिल करें। तो ये जो है सही तरीका होता है, क्योंकि अगर किसी ने अपना काम जो भी प्रॉमिस किया, जो भी रूल है उसको तोड़ा, एग्रीमेंट जो भी हुआ उसको तोड़ा, तो कहीं ना कहीं वहां पर इनडिसिप्लिन बिहेवियर आएगा और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग जो है वो खराब होगी। तो डिसिप्लिन जरूरी है, जब जहां जैसे जो करना है, जो कहा गया है, जो रूल है उसको फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब वन और कमांड मतलब ऑर्डर, यानी कि एक से ऑर्डर आना चाहिए एक एम्प्लॉय को। अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यानी कि हर एक एम्प्लॉय के लिए केवल एक बॉस होना चाहिए। अब एक एम्प्लॉय है, उसको एक बॉस है वो भी ऑर्डर दे रहा है, वहीं पर दूसरा बॉस है वो भी ऑर्डर दे रहा है, तो ऐसे में वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका काम पहले करे और ऐसे में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, एक एम्प्लॉय का केवल एक ही बॉस होना चाहिए और उसी को उसको सुनना चाहिए, उसी को उसको फॉलो करना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट each participant in a formal organization should receive order from एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। यानी कि एक पर्सन, एक एम्प्लॉय सिर्फ एक बॉस को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उसी बॉस के ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर किसी और को काम करवाना है तो उस एम्प्लॉय को जो बॉस है उससे बोले, वो बॉस बोलेगा तब वो काम करेगा। आप सीधे जाके उस एम्प्लॉय को बोलोगे तो वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने बॉस का सुनेगा। तो ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन। तो क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सिंपल सा भाई मेरे बॉस वो है,
वो जो बोलेंगे मैं वो करूंगा और नहीं तो नहीं करूंगा। ये चीज होता है यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर? तो एक एम्प्लॉय का एक बॉस होना चाहिए और उसी बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना है, उसी बॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। सपोज ए सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू क्लिंच ए डील विद अ बायर एंड इज अलाउड टू गिव 10% डिस्काउंट बाय द मार्केटिंग मैनेजर। तो एक सेल्स पर्सन है, उसका जो हेड था मार्केटिंग मैनेजर, उसने अलाउ कर रखा था उस सेल्स पर्सन को कि वो 10% का डिस्काउंट दे सकता है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर था उसने बोला कि नहीं, तुम 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। तो ऐसे केस में क्या होगा? वो डील क्लोज नहीं होगी। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर भी कमांड दे रहा है उस सेल्स पर्सन को और सेल्स पर्सन का जो मार्केटिंग मैनेजर है वो भी कमांड दे रहा है। तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? नहीं है। क्लियर? तो दिस कैन बी अवॉइडेड इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। और अगर यहां पर कोऑर्डिनेशन होगा वेरियस डिपार्टमेंट में तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं 5% से ज्यादा नहीं देना चाहिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको मार्केटिंग मैनेजर से बोलना चाहिए और मार्केटिंग मैनेजर जो है वो अपने सेल्स पर्सन को बोलेगा। क्लियर? तो इस केस में कंफ्यूजन नहीं होगा और सेल्स पर्सन को क्लियर होगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाम से क्लियर है कि सबका डायरेक्शन एक होना चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो जो गोल ऑर्गेनाइजेशन का है वही गोल इन सभी और डिपार्टमेंट का होना चाहिए। क्लियर? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव must have one head and one plan. All the unit of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused effort. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट यूनिट हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबका अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा ही नहीं। दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा तो इससे जो है एक्शन, जो भी डिफरेंट यूनिट के एक्शन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो एक्शन है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा। जैसे इफ ए कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल एज वेल एज कार देन इट शुड हैव टू सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ ऑफ देम। यानी कि अगर एक कंपनी है वो मोटरसाइकिल भी बना रही है और कार भी बना रही है तो मोटरसाइकिल के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, अलग डिवीजन होना चाहिए, और कार के लिए अलग डिवीजन होना चाहिए, जिससे कि दोनों का अपना अपना जो है वहां पर डायरेक्शन रहे। ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ऑन इंचार्ज प्लान एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज। ऑन नो अकाउंट शुड द वर्किंग ऑफ टू डिवीजन ओवरलैप। दोनों का काम ओवरलैप नहीं होना चाहिए, सबका अपना अलग अलग जो है वहां पर पूरा प्लान, इंचार्ज और एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज होने चाहिए। ये जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो होता है वो मैक्सिमम सेल लेके आना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन जो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है उसका गोल कुछ और ही होता है। उसका काम होता है कि वो हायर पोजीशन पे जाए, हायर सैलरी पाए, हायर इनकम जो है उसको मिले। तो सबका अलग अलग यहाँ पर एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ऐसे केस में मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो अलग अलग लोगों की इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको कंबाइन करके कंपनी के इंटरेस्ट से जो है वो मर्ज करे। एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन अ कंपनी। द कंपनी हैज गॉट इट्स ऑन ऑब्जेक्टिव, और कंपनी का खुद का ऑब्जेक्टिव होता है। तो द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो अलग अलग एम्प्लॉय के जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। वो ये जो प्रिंसिपल कहता है ये कहता है। क्लियर? कि आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो लेकिन आपके इंटरेस्ट की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको हार्म नहीं होना चाहिए और वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने फायदे के लिए कंपनी का नुकसान कर रहे हो। क्लियर? आप अपने फायदे के लिए कंपनी का रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हो रिसोर्स का, और कंपनी का जो है वहां पर नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कि आप जो है एम्प्लॉय को टास्क दे रहे हो, उससे ऑर्डर दे रहे हो, उससे काम करवा रहे हो। क्लियर? उसके इंटरेस्ट को नीचे रख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करवा रहे हो, तो ऐसे केस में उसको रेम्यूनरेशन भी देना जरूरी है। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि जो भी एम्प्लॉयज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको फेयर वेजेस, यानी कि वो जिस तरीके से उसका काम लिया जा रहा है, उससे काम लिया जा रहा है, उस तरीके से जो है उसको वहां पर पेमेंट होना चाहिए। क्लियर? जिससे कि उसको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पर मिले। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। और उसी वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी की कैपेसिटी में भी हो, यानी कि एम्प्लॉय को खुश करने के चक्कर में कंपनी का लॉस हो जा रहा है, नहीं, इस तरीके से दिया जाना चाहिए कि कंपनी का भी प्रॉफिट हो और एम्प्लॉय को भी वहां पर बेनिफिट मिले। रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। तो रेम्यूनरेशन जो है वो इक्विटेबल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम लेवल पे जो है उनको सेम अमाउंट का जो वहां पर वेजेस या फिर सैलरी वहां पर मिलना चाहिए। दिस विल इंश्योर कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर एंड गुड रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट। जब कंपनी भी जो है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पे कर रही होगी और
एम्प्लॉय को भी जो है वहाँ पर सही जो है फेयर वेजेस वहाँ पर मिल रहा होगा। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर फ्रेंडली इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगा। इससे क्या होगा, कंपनी की जो वर्किंग है वो स्मूथली होगी। कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल को स्मूथली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो अचीव कर सकेगी। क्लियर। तो यहाँ पर रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय भी जरूरी है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत सारे ऐसे डिसीजन मेकिंग होते हैं जो कि हायर अथॉरिटी पे, हायर मैनेजमेंट द्वारा ही लिए जाते हैं। वहीं पर बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिसको जो है लोअर लेवल के मैनेजमेंट को भी लेना पड़ता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही होना चाहिए और दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। यानी कि वहां पर ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीजें सेंट्रलाइज होंगी और कौन सी चीजें डिसेंट्रलाइज होंगी। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। यानी कि अगर डिसीजन मेकिंग सिर्फ जो है किसी एक के पास है, बाकी लोग को फॉलो करना है उसको, तो इसको सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर ये डिस्पर्सल है अमंग मोर देन वन पर्सन, यानी कि डिसीजन मेकिंग एक नहीं 4-5 लोग कर ले रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। क्लियर। अब जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लाइक नया वेंचर स्टार्ट करना है, नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये डिसीजन सेंट्रलाइज हो जाता है। यानी कि ये डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही लेगा। लेकिन वहीं पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितना एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, ये डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अपना अपना डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है वहां पर रिसोर्सेज को एलोकेट करे और एम्प्लॉय को जो वहां पर रिक्रूट करे। तो ये डिसेंट्रलाइज हो गया। यानी कि किस डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉय चाहिए वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभालेगा। लेकिन नया वेंचर खोलना है, इन्वेस्टमेंट कहां करना है, ये जो है जो टॉप मैनेजमेंट है वही डिसाइड करेगा। तो कुछ चीजें सेंट्रलाइज होती हैं, कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज होती हैं। क्लियर। तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू द सेंट्रलाइजेशन। क्लियर। यानी कि यहां पर क्या कहा जा रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, जिससे कि जो सबऑर्डिनेट लेवल के मैनेजर्स हैं उनका जो है इन्वॉल्वमेंट किया जा सके, और साथ ही साथ सेंट्रलाइजेशन रखना भी जरूरी है, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट की अथॉरिटी वहां पर बनी रहे। इन जनरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां पर ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो हर चीजें सिर्फ जो है टॉप मैनेजमेंट ही नहीं ले सकता है वहां पर हर चीज से रिलेटेड डिसीजन। तो वहां पर क्या किया जाता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है कि अपने अपने रीजन में, अपने अपने डिपार्टमेंट में आप लोग अपना डिसीजन खुद लीजिए। लेकिन अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन ही होता है। यानी कि वहां पर सारा डिसीजन जो मालिक होगा वही लेगा, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के केस में। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के केस में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिट अपने अपने हिसाब से वहां पर डिसीजन लेते हैं। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलेगा और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेंट्रलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है कि हायरार्की होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होनी चाहिए। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी वहां पर होनी चाहिए फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक, यानी कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में वहां पर एक हायरार्की होनी चाहिए। अगर कोई कम्युनिकेशन करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सुपीरियर को कम्युनिकेट किया जाए, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करेगा और वो जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करेगा। यानी कि हायरार्की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कूद के किसी से भी जाके कम्युनिकेट कर ले हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, organization should have a chain of authority and communication that run from top to bottom and should be followed by manager and the subordinate। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, ये चीज वहां पर क्लियर होनी चाहिए। और जो भी ऑर्डर है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी कम्युनिकेशन है, वो उस लाइन ऑफ अथॉरिटी के जो है जरिए फॉलो होना चाहिए, उसके जरिए जो है वहां पर फ्लो होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, तो जैसे कि ए है, ए क्या है, मैनेजर है। अब उसके पास दो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ए जो है बी सी डी ई एफ इनका बॉस है, और वहीं पर ए जो है एल एम एन ओ पी इनका भी बॉस है। अब सपोज करें कि ए को कोई ऑर्डर पास करना है ई को, तो ए क्या करेगा, ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा और डी जो है वो ई को जाके कम्युनिकेट करेगा। क्लियर। इसी तरीके से ए को जो है ओ को कोई चीज कम्युनिकेट करनी है, तो ए एल को बोलेगा, एल एम को बोलेगा, एम एन को बोलेगा और एन जो है वो ओ को बोलेगा। इसी तरीके से अगर ई को ए को कुछ बोलना है, तो ई जो है पहले डी को कम्युनिकेट करेगा, डी जो है सी को बोलेगा, सी जो है बी को बोलेगा, फिर बी जो है वो ए को बोलेगा। तो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी हो गई, इसको कहते हैं स्केलर चैन। सब जो है एक चैन फॉलो किया जा रहा है। कोई कूद के किसी से, यानी ई जो है सीधे ए के पास चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर हो रहा है तो यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है और इससे क्या होगा, मिसमैनेजमेंट होगा। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। इसी तरीके से अगर ई को ओ से कम्युनिकेट करना है, ई को ओ से कम्युनिकेट करना है, तो ये नहीं कि ई जो है सीधे ओ से जाके बात कर लेगा, नहीं, ई पहले डी को बताएगा, डी जो है सी को बताएगा, सी जो है बी को बताएगा, बी फिर ए को कम्युनिकेट करेगा, फिर ए जो है वो एल को, फिर एम को, फिर एन जो है एम जो है एन को, फिर एन जो है वो ओ को जाके बताएगा। तो ये जो है स्केलर चेन होता है। क्लियर। तो इफ ई हैज टू कम्युनिकेट विथ ओ, जो कि सेम लेवल पे, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे है,
है तो उसको क्या रूट फॉलो करना होगा, उसको यही रूट फॉलो करना होगा जो भी हमने बताया। ई जो है डी को बताएगा, डी सी को, सी बी को, बी ए को, ए एल को, ए एल एम को, एम एन को, फिर एन जो है वो ओ को जाके बताएगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इमरजेंसी है, टाइम बहुत कम है और तुरंत जो है क्विकली कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में ई जो है वो डायरेक्टली ओ को जाके कांटेक्ट कर सकता है। ई जो है वो डायरेक्टली ओ को कांटेक्ट कर सकता है और इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। इसको क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या हो गया? इज ए शॉर्टर इमरजेंसी रूट थ्रू विच द वर्कर लोअर इन अथॉरिटी चेन कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द पर्सन ऑफ हायर अथॉरिटी और दोज वर्किंग इन अदर स्केलर चेन। यानी कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उस केस में दूसरे चैन का पर्सन किसी दूसरे चैन के पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली, बिना किसी वहां पर चैन को फॉलो किए हुए। लेकिन इमरजेंसी होनी चाहिए तभी, अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसको प्रॉपर चैन जो है वो फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर कहने का मतलब यहां पर ये है कि पीपल और मटेरियल दोनों ही सुटेबल प्लेस पे सुटेबल टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये सही टाइम पे सही जगह पे अवेलेबल होंगे तो इससे जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, people and material must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। अब सपोज करें कि आप टेबल पे पढ़ने बैठे हैं, अब वहां पर पेन है ही नहीं। जब टेबल पे पढ़ने बैठो, टेबल पे ही पेन ना हो, कुछ लिखना है आपको, तो क्या होगा? इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अब आप टेबल छोड़ के फिर उठोगे, फिर पेन ढूंढोगे, पेन ढूंढ के लाओगे, फिर लिखोगे, तब तक टाइम जो है आपका काफी ज्यादा वहां पर वेस्ट हो जाता है। तो ऑर्डर कहने का मतलब यही है कि जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी पीपल हैं, एम्प्लॉय हैं, वो सही जगह पर होने चाहिए, सही समय पे होने चाहिए। इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यानी कि सभी चीज के लिए प्लेस होना चाहिए और सब चीजें प्लेस पे होनी चाहिए। समझ रहे हैं? सभी चीज के लिए प्लेस होना चाहिए और सब चीजें प्लेस पे होनी चाहिए, चाहे वो चीज हो चाहे वो एवरीवन यानी कि पर्सन हो। क्लियर? तो हर चीज के लिए प्लेस होना चाहिए और हर चीज अपने प्लेस पे होना चाहिए। अगर ये है तो वहां पर ऑर्डर है और इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। इफ देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट इज प्रेजेंट देयर, देन देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस और फैक्ट्री। तो हर चीज के लिए प्लेस है और हर चीज अपने प्लेस पे अवेलेबल है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी रुकावट नहीं आएगी और बिजनेस और फैक्ट्री का जो काम है, एक्टिविटी हो, स्मूथली परफॉर्म होता रहेगा। दिस विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इससे जो है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज इक्विटी। नाम से क्लियर है, इक्विटी यानी कि फेयरनेस। टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉय, यानी कि यहां पर बायसनेस नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर दो एम्प्लॉय हैं, दोनों ने सेम टाइप की मिस्टेक की है तो दोनों को सेम टाइप का सजा वहां पर पनिशमेंट मिलना चाहिए। वहीं पर अगर दो एम्प्लॉय हैं, दोनों ने सेम टाइप का परफॉर्मेंस शो किया है तो दोनों को सेम लेवल का वहां पर जो है एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉय दैट इज इक्विटी। एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। उनके साथ जितना पॉसिबल हो सके फेयर ट्रीट करना है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स टुवर्ड वर्कर। यानी कि मैनेजर को बायस नहीं होना है, वर्कर को लेकर जस्टिस वहां पर शो करना चाहिए। दिस विल इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। इससे क्या होगा कि लॉयल्टी होगी और वहां पर डिवोशन होगा, अपने काम को लेकर एम्प्लॉय का डिवोशन होगा। क्लियर? क्योंकि एम्प्लॉय को पता होगा कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, चाहे मैं जो बॉस है उसका खास हूं चाहे खास ना हूं। There should be no discrimination against anyone on account of gender, religion, language, caste, belief और nationality। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि अब तो मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एरिया के लोग ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करते हैं। तो ऐसे केस में जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या फिर किसी भी बेसिस पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज वहां पर होनी चाहिए सभी एम्प्लॉयज के लिए हर कंपनी में। क्लियर? हर कंपनी में सभी एम्प्लॉय को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो उसको प्रमोशन को लेकर हो चाहे परफॉर्मेंस को लेकर हो, वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी वहां पर मिलनी चाहिए। तो इक्विटी, फेयरली ट्रीट करना है सभी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहने का मतलब यहां पर क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो स्टेबल रहें, वो जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करें, ऐसा होना चाहिए। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब यहां पर क्या हो गया कि एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने वाले की बात हो रही है। एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं उसको एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं। तो एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो सबसे कम होना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन रखना है तो। क्योंकि होता क्या है कि अगर ज्यादा लोग एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चले जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऐसे केस में आपको दोबारा से रिक्रूटमेंट करना होगा, दोबारा से सिलेक्शन करना होगा, दोबारा से उनको ट्रेनिंग देनी होगी। तो इससे जो है कॉस्ट वहां पर ज्यादा लगेगा, हर चीज का कॉस्ट वहां पर लगेगा, बार बार आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से
से जो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग कर लिया और एम्प्लॉय आपके यहाँ पर आ गया है और लंबे समय तक काम कर रहा है, तो ऐसे केस में ये जो कॉस्ट है आपका वो बचेगा और साथ ही साथ उस एम्प्लॉय को पता होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैसे जो है फंक्शनिंग है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, वो अच्छे से काम को करेगा। तो पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर। तो जो भी पर्सनल आप सेलेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एम्प्लॉय सेलेक्ट किए जा रहे हैं, उनको केयरफुली जो है वहां पर सेलेक्ट करना चाहिए। बट वंस सिलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। और जब एक बार सिलेक्ट कर लिए गए तो उसके बाद उनको कम से कम कुछ समय तक, कुछ फिक्स्ड टेन्योर तक उनको उस पोजीशन पे रखना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं प्रमोशन का कुछ क्राइटेरिया होता है कि 5 साल बाद ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो 5 साल बाद ही एसोसिएट बनेंगे, फिर 10 साल बाद ही प्रोफेसर बनेंगे। तो ये जो है मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर वहां पर होता है अगले पोजीशन पे जाने के लिए। क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल वहां पर होना चाहिए। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट, और उनको रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए जिससे कि उनका रिजल्ट दिखे। क्लियर? ये नहीं कि 1 साल का मौका दिया उसके बाद उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था निकाल दिया, नहीं, आप उनको कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल का टाइम दीजिए। तो एनी एडोकिज्म इन दिस रिगार्ड विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉइज। एडोकिज्म आपने देखा होगा कि एडॉक पे रख लिया जाता है, परमानेंट नहीं होता। एडॉक पे 1 साल की रखा जाएगा उसके बाद निकाल दिया जाएगा। तो अब अगर आपने किसी एम्प्लॉय को 1 साल के रखा है और उस एम्प्लॉय को पता भी है कि वो 1 ही साल के लिए रखा गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस एम्प्लॉय को ये रहेगा कि 1 साल बाद तुम्हें निकाल दिया जाऊंगा। तो ऐसे केस में वो अपनी फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करेगा। तो एडोकिज्म जो है वो अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं और ऐसे केस में फिर से रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग का कॉस्ट वहां पर आएगा। सो स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल इज गुड फॉर द बिजनेस। तो ऐसा रिक्रूटमेंट करिए जहां पर जो स्टेबिलिटी है पर्सनल का वो ज्यादा लंबे समय तक हो, उसका टेन्योर ज्यादा लंबे समय तक हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो जो है अच्छा होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हर एम्प्लॉय को ये मौका मिलना चाहिए कि वो इनिशिएट करे, किसी भी चीज को लेके वो शुरुआत करे। इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। तो एम्प्लॉय को इतनी छूट वहां पर मिलनी चाहिए कि वो जो है वहां पर पहला स्टेप किसी भी चीज को लेकर उठा सके, वो इनिशिएशन वहां पर दिखा सके। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इंप्रूवमेंट। कहीं किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम आ गई ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे केस में वर्कर को वहां पर मोटिवेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए कि वो सामने आए और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, उस पर अपना सजेशन दें। इनिशिएटिव शुड बी इंकरेज बट इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, रेगुलेशन, उसको आप तोड़ दें। इनिशिएशन लेना है, इनिशिएटिव लेना है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन, ऑर्गेनाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग लेना है। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ए गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम whereby initiative suggestions which result in substantial cost time reduction should be rewarded। तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे सजेशन बॉक्स लगे होते हैं या फिर जो है वहां पर मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं। तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से सजेशंस लिया जाता है, वहां पर सिस्टम होता है कि एम्प्लॉय अपना सजेशन दे सकता है और किसी एम्प्लॉय का सजेशन अगर जो है कंपनी का कॉस्ट बचा रही है, टाइम कम कर रही है काम को करने में, तो ऐसे केस में उस एम्प्लॉय को वहां पर अवार्ड भी दिया जाता है, रिवॉर्ड भी दिया जाता है। वो फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो इनिशिएटिव। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज एस्पिरिट दी कॉर्प्स। ये 14th प्रिंसिपल है फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए, वो एज अ यूनिट जो है काम करने चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। मीन्स द कॉमन स्पिरिट एग्जिस्टिंग इन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एंड इंस्पायरिंग एंथुसियाज्म, डिवोशन एंड स्ट्रॉन्ग रिगार्ड फॉर द ओनर ऑफ द ग्रुप। यानी कि सब लोग एक साथ मिलकर काम करें और अच्छे से परफॉर्म करें। मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी अमॉन्ग एम्प्लॉय। जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, उनको टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए और एम्प्लॉय के बीच में हार्मोनी क्रिएट करना चाहिए जिससे कि लोग मिलजुल कर काम करें, एक टीम की तरह काम करें और यूनाइटेड होकर जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। यानी कि कई बार होता है ना कि वहां पर मैनेजर क्या होता है, मैं नहीं, हम बोलो। हमसे क्या होता है कि टीम की भावना आती है, मैं बोलोगे तो इससे इंडिविजुअलिटी की भावना आती है। तो ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी इन ऑल हिज कन्वर्सेशन विथ वर्कफोर्स टू फॉस्टर टीम स्पिरिट। हम करके दिखाएंगे, हम करके रहेंगे, ये चीज होनी चाहिए। क्लियर? तो स्पिरिट दी कॉर्प्स, टीम भावना लेके आई है, टीम स्पिरिट जगाई वहां पर कि सब लोग मिलकर एक साथ मिलकर जो है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। तो ये जो है 14th प्रिंसिपल था स्पिरिट दी कॉर्प्स। तो आप यहां पर देखेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हो गए? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव और
स्प्लिट दी कॉर्प्स। तो अब ये 14 प्रिंसिपल को अगर आपको याद करना हो तो इसका एक शॉर्ट कोड है, आप इसको जो है इस तरीके से याद कर सकते हैं, आई डिकोड यूएसए यूएसएसआर, आई डिकोड यूएसए यूएसएसआर। आई मतलब क्या होगा यहाँ पर, इनिशिएटिव। डिकोड, डिकोड में देखिए डी, सबसे पहला डी पहले ले लीजिए, डिवीजन ऑफ वर्क। ई से आप यहाँ पर ले सकते हैं, दैट इज इक्विटी। सी से आप यहाँ पर ले सकते हैं, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओ से यहाँ पर आप ऑर्डर, डी से फिर से डिसिप्लिन, ई से आप जो है दूसरा यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं जैसे स्प्लिट दी कॉर्प्स। फिर यू से आप यूनिटी ऑफ कमांड, फिर एस से आप जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ए से जो है आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अगला यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से जो है यहाँ पर आप स्केलर चेन, फिर जो नेक्स्ट एस है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, और फिर आर से जो है यहाँ पर आप ले लीजिए रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।